हेलो एंड वेलकम टू सिविल एजी। ये हमारा कंप्रेसर मेमोरी का फाइनल पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कॉलम स्प्लाइसिंग करते हैं और कॉलम बेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक है कॉलम स्प्लाइसिंग और दूसरा हमारा टॉपिक है कॉलम बेस। तो पहले स्प्लाइसिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं, इन्हीं का जवाब हम लोग को ढूंढना है स्प्लाइसिंग। तो देखिए, स्प्लाइसिंग करने का दो कारण होता है। पहला कारण होता है कि हम जानते हैं कि हमारे जो स्टील फैक्ट्रीज़ हैं उनकी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है कि वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही स्टील सेक्शन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये आई सेक्शन है तो ये एक लिमिटेड लेंथ तक ही बन सकता है ये, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबा से लंबा बना देंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह फिर कैसे ले जाएगा। दूसरी जगह ले भी अगर मान लिया जाए बन भी गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी इरेक्शन की, कि उसको खड़ा कैसे किया जाए। इसीलिए कंपनीज जो है, स्टील कंपनीज जो है, एक लिमिटेड लेंथ तक ही स्टील सेक्शन का निर्माण करती हैं। लेकिन हमारी डिमांड क्या है, हम आज के डेट में ऊंचा से ऊंचा बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लेंथ ऑफ सेक्शन है। अच्छा, तो पहला कारण हो गया लिमिटेड लेंथ। दूसरा कारण ये है हमारे पास कि क्या होता है कि एक डिफरेंट, जब हमको डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर लेंथ। इसका क्या मानना है, इस फिगर में देखिए। इस फिगर में क्या है कि एक जो नीचे वाला कॉलम है, लोअर कॉलम, इसमें कुछ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन था इसका। इसके ऊपर वाला जो कॉलम है, अपर कॉलम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला कम है। तो क्या है कि ऊपर वाले पार्ट में हमको कम ही क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए था कॉलम का, इसलिए हम यहाँ पे इसको चेंज किए यहाँ पे। ठीक है, इस नीचे वाले कॉलम, बड़े वाले कॉलम के ऊपर छोटा वाला कॉलम डाला गया। कैसे डाला गया हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो यही दो कंडीशन है कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड होता है आफ्टर ए पर्टिकुलर लेंथ। एक लेंथ के बाद हमको दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए होता है कॉलम का, तो हम लोग जो है स्प्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, अब स्प्लाइसिंग कहाँ करते हैं, टॉपिक ये है। तो देखिए, स्प्लाइसिंग इज डन एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पर स्प्लाइसिंग किया जाता है। यानी कि जहाँ पे मोमेंट जीरो हो, अर्थात जहाँ मोमेंट ज़ीरो होता है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, वहीं हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। तो कहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, तो अगर आप लोगों ने मेरा कंप्रेशन मेंबर का दूसरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर मैंने इफेक्टिव लेंथ बताया। डिफरेंट एंड कंडीशन के लिए डिफरेंट इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, और उस इफेक्टिव लेंथ में हम बताए थे कि एक ऐसा कंडीशन आता है जब इफेक्टिवली हेल्ड, बोथ हैंड आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ हैंड, यानी कुछ ऐसा इमेज था। तो इस वाले इमेज में आप देखे होंगे कि कॉलम जो है डिफ्लेक्ट हुआ है सपोर्ट से बहुत दूर जाके, यहाँ भी ऐसा ही। ठीक है, तो ये जो दूरी है जहाँ से बेंडिंग मोमेंट ख़त्म हो गया, और यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट ख़त्म ही है, नहीं है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहीं आसपास जो है बेंडिंग मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये दूरी कितनी है होती है पता है, तो ये जो दूरी जहाँ पे हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं, ये दूरी होनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक h है। ठीक है, h हाइट का है,
तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी होना चाहिए h/3 से लेके h/4 के बीच में हम लोग स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर या फ्लोर, मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से ऊपर स्प्लाइसिंग करिए या फिर फ्लोर से नीचे करिए, लेकिन करिए कितना दूर पर, h/3 से लेके h/4 डिस्टेंस पर ही करना है। वही फिगर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लिए हैं ग्राउंड फ्लोर GF और ये फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए नीचे से जा रहे हैं तो यहीं पे यहाँ पे ख़त्म हो गया मेरा, मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो सेक्शन है ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग यहाँ स्प्लाइसिंग नहीं कर देंगे, हम लोग काटेंगे, यहाँ से काट के हटाएंगे, नया वाला लाएंगे और फिर जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये तो वो कंडीशन है जब मान लीजिए ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हुआ था, यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन हम काटेंगे कहाँ पे, फ्लोर से नीचे आएंगे, फिर यहाँ काट के हटाएंगे। ठीक है ना, तो जो भी हो, तो कहने का मतलब है कि आप बात समझ गए हैं। अब इसको नोट्स में पढ़ लीजिए और ये नोट्स PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला तो लिखा है कि स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम इज डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, ये तो बहुत आसान सा बात है। दूसरा, द स्प्लाइसिंग इज डन एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वही जगह जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर कॉलम स्प्लाइसिंग इज एट सुटेबल लोकेशन ऑफ h/3 to h/4 फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम लेवल फ्लोर। समझा हुआ है। अब चलते हैं डिज़ाइन पर कि कैसे करते हैं हम लोग कॉलम स्प्लाइस का डिज़ाइन। ठीक, तो एक मिनट, तो देखिए कॉलम स्प्लाइसिंग का 2 कंडीशन है। केस 1 पे बात करते हैं। यहाँ फिगर देखिए, पहले इस फिगर का ये वाला हिस्सा देखिए। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा यानी कि कॉलम का मान लीजिए एंड है और यहीं पे हमको स्प्लाइसिंग करना है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, स्प्लाइसिंग तो यहाँ हो चुका है, लेकिन मान लीजिए कि हमको यहाँ स्प्लाइसिंग करना है, तो हमको ये देखना होगा कि ये जो कटिंग हुआ है क्या ये मशीन कट है या हैंड कट है, यानी कि इसको मशीन के द्वारा काटा गया है या कोई रफली मैनुअली काटा गया है। ठीक है, अगर ये मशीन से काटा गया है तो डिज़ाइन का क्राइटेरिया कुछ और होगा, और अगर ये हैंड से काटा गया यानी कि मैनुअली काटा गया है तो डिज़ाइन का क्राइटेरिया कुछ और होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये रफली कट है यानी कि मैनुअली कट है, रफ कट। ठीक है, कॉलम एंड इज मैनुअली कट, मैनुअली मैंने इंसान के द्वारा कटा हुआ है, मैनुअली कट। इंसान तो मशीन से भी काटता है, मतलब इंसान अपने हाथ से काटा है, समझ रहे हो ना, रफली कट। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं और जो हमारा कॉलम का एंड है वो रफ है, तो हम लोग कॉलम को ला के सीधे इसके ऊपर नहीं रख देते। जैसे क्या देखिए, कॉलम को क्या है, जिस कॉलम को जोड़ना था उसको इसके ऊपर ला के रख दिया गया है, लेकिन हम लोग इस रफ कट में ऐसा काम नहीं करेंगे। 5 mm का गैप छोड़ देंगे। हाँ, उसके बाद जो है हम यहाँ लाने के बाद इसको फ्लेंज, जो फ्लेंज टू फ्लेंज जोड़ा जाएगा कवर प्लेट से। ठीक है ना, इसके फ्लेंज को फ्लेंज से अटैच किया जाएगा। ठीक है, समझ बात को। तो जब हम फ्लेंज से ही जोड़े हैं यानी कि इस पे आने वाला जो टोटल लोड है वो कौन झेलेगा। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ झेलेगा, यानी क्या लिखेंगे कि 100% ऑफ कमिंग लोड इज ट्रांसफर थ्रू स्प्लाइसेस इन केस ऑफ रफ कट। अब देखिए, मान लीजिए कि 10 किलो न्यूटन का लोड आया है,
ठीक है ना। एक 10 किलोमीटर का जो लोड है कौन झेल रहा है, ये स्प्लाइसिंग झेल रहा है। अब स्प्लाइसिंग झेल रहा है तो कैसे झेल रहा है, एक स्प्लाइस 5 किलोमीटर, दूसरा स्प्लाइस 5 किलोमीटर, ठीक है। इसी को दिखाया जाए कि अगर टोटल लोड P है तो एक स्प्लाइस कितना P/2, दूसरा स्प्लाइस कितना P/2। समझ गया, वेरी गुड। अब आते हैं दूसरा, मशीन कट। तो मशीन कट में क्या होता है कि इसमें 50% जो है वो बियरिंग एक्शन से लोड ट्रांसफ़र होता है। बियरिंग एक्शन से, बियरिंग एक्शन कहने का मतलब है कि एक कॉलम जो दूसरे कॉलम के ऊपर रखा गया है ना, यानी कि जो बियरिंग एक्शन जो हो रहा है उसके वजह से 50% लोड ट्रांसफ़र होता है, और शेष 50% जो लोड है ना, वो स्प्लाइसिंग के माध्यम से होता है, स्प्लाइसिंग एक्शन से होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 10 किलोमीटर का लोड आया फिर, ठीक है। तो 50% तो बियरिंग एक्शन से और 50% स्प्लाइसिंग एक्शन से। लेकिन ये जो 50% है ये भी तो 25% में बढ़ जाएगा, क्योंकि ईच स्प्लाइसेस में आधा आधा आएगा, ठीक है। इसको इस तरह समझिए कि P लोड आया, P/2 बियरिंग एक्शन से, P/2 स्प्लाइसिंग से। लेकिन ये जो स्प्लाइसिंग है इसमें 2 स्प्लाइसेस होते हैं ना, तो ये कितना कितना लेगा, P/4 लेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया तो एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, फिर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केस 1, कॉलम एंड्स नॉट मशीन्ड या फिर रफ कट। तो लोड इज 100% ट्रांसफर थ्रू स्प्लाइसिंग, और ईच स्प्लाइस कट प्लेट जो है कितना लेगा, P/2 लेगा। यहाँ समझा दिए, ईच P/2 लेगा। जब कॉलम एंड्स आर मशीन्ड, जब कॉलम एंड्स मशीन्ड होगा उस कंडीशन में लोड इज 50% ट्रांसफर थ्रू स्प्लाइसिंग एंड लोड इज 50% ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट बियरिंग एक्शन। फिर वही P दिखाया गया है, आधा लिया है बियरिंग एक्शन और आधा लिया है स्प्लाइस एंड कनेक्शन, जिसमें P/4 बाई ईच स्प्लाइस प्लेट। P/4 दो जोड़ दीजिएगा तो P/2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात समझा हुआ है। अब आगे क्या है बस कि अब ऐसा मानना है कि कॉलम पे किसी वजह से बेंडिंग फोर्स भी आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि ना आए बेंडिंग फोर्स, लेकिन लोड अगर अधिक लग जाता है तो क्या उसमें बेंडिंग फोर्स भी आ जाता है। तो वो बेंडिंग फोर्स कौन झेलेगा, ठीक है। कंडीशन 2 है, रफ कट में आ जाए तब कैसे झेलना है, मशीन कट में आ जाए तो कैसे झेलना है। तो पहले रफ कट वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पढ़ लीजिए पहले, फिर और क्लियर होगा। यहाँ कहता है इफ अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट m, अगर कोई कॉलम मोमेंट m से सब्जेक्टेड है, उसमें लग रहा है मतलब, उस कंडीशन में स्प्लाइस प्लेट मस्ट ऑल्सो रेजिस्ट एडिशनल फोर्स m/h। ओ तो देखिए क्या बोल रहा है कि उस स्प्लाइस प्लेट को ही झेलना होगा मोमेंट, समझे बात को। यानी कि वो बियरिंग एक्शन से नहीं झेलाएगा, और इसमें तो खैर बियरिंग एक्शन होता ही नहीं है तो बेचारा कहाँ झेलेगा। लेकिन जिसमें बियरिंग एक्शन से झेलने का क्षमता है वो भी नहीं झेल रहा है। कौन झेल रहा है, वही स्प्लाइस प्लेट ही आने वाला मोमेंट फोर्स को झेलेगा, ठीक है ना। और मोमेंट फोर्स कितना बता रहा है, m/h। ये m/h कहाँ से आया, तो देखिए RCC में, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते होंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है यहाँ, m बराबर मोमेंट है, फोर्स इंटू लीवर, फोर्स को P लिख दीजिए, फोर्स या लोड एक ही बात है, P लिख दिए, और लीवर आर्म को लिख दीजिए H। लीवर आर्म क्या एक तरह का डिस्टेंस है, ठीक है। तो H डिस्टेंस होगा और P बराबर क्या हो जाएगा, m/h। तो आप समझ गए होंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही यूनिक है मेरे पास। कोई चैनल में खोज के मर जाइए, ये चीज़ नहीं बताएगा, सिर्फ फॉर्मूला बताते जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए। तो
अब बात करते हैं रफ कट में कितना झेलेगा, ठीक है ना। तो रफ कट में एक स्प्लाइस कितना झेल रहा है, P/2 झेल रहा है, और उसी में झलवाना है कितना मोमेंट को भी, कितना मोमेंट, तो M/H। तो ये मैक्सिमम लोड बाय 1, मैक्सिमम लोड resist by each splice in rough cut, ठीक। और यहाँ पे मैक्सिमम लोड resisted by each प्लेट इन मशीन कट, तो कितना जाएगा P/4। हम जानते हैं कि P/4 लेता है एक मशीन कट के केस में, उसी में M/H जोड़ दीजिएगा, तो आपका टेंशन ख़त्म। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, एक बार और देख लीजिए कि P/2 प्लस M/H जब नॉट मशीन कट हो, P/4 प्लस M/H जब मशीन कट हो। कैसे हो रहा है आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बचता है एक छोटा सा टॉपिक है कि पहले ये देख लीजिए, छोटा सा ऑब्जेक्टिव बचता है कि अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस इन कॉलम स्प्लाइस। ऐसे कंप्रेसर मेंबर में हम लोग सिग्मा AC का वैल्यू जो है 150 Nm/mm² लेते हैं, लेकिन जब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, जो कि हमको करना नहीं है, बस वैल्यू याद रखना है कि कॉलम स्प्लाइसिंग के केस में सिग्मा AC का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 125। गॉट इट। अब हम लोग सीखेंगे बेयरिंग प्लेट। बेयरिंग प्लेट क्या होता है, तो याद करिए दूसरा वाला कंडीशन कि क्यों हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। पहला तो बताया था कि लेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरा हम बताए थे कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलना हो। तो जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलता है ना, तो ऐसे ही मुँह उठा के क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल देते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 2 जुगाड़ चाहिए उसके लिए। ये अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अलग है, तो इसको इसके ऊपर रखने से पहले हमको एक बीच में प्लेट रखना पड़ता है, उसको कहते हैं बेयरिंग प्लेट। ये बेयरिंग प्लेट रखाने के बाद ये इसके ऊपर रखाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर रखाएगा तो यहाँ पे देखिए गैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये छोटा, ये वाला जो है सेक्शन छोटा है इससे, तो यहाँ गैप हो जाएगा। तो इस गैप को हम लोग पहले भरेंगे, किस चीज़ से भरेंगे, इसको कहते हैं फिलर प्लेट, क्योंकि जगह भर रहा है तो फिलर है, तो फिलर प्लेट या पैकिंग कहते हैं इसको। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कवर प्लेट लगाते हैं, ठीक है, फिर रिवेटिंग होता है। तो यही जो प्लेट है, यही बेयरिंग प्लेट कहलाता है। तो वही लिखा है कि व्हेन द अपर कॉलम डज नॉट प्रोवाइड फुल बेयरिंग एरिया ओवर द लोअर कॉलम द बेयरिंग प्लेट इज प्रोवाइडेड। पूछेगा आपसे बेयरिंग प्लेट का थिकनेस का फार्मूला, तो बस यही आपको याद करना है। T इक्वल टू होता है √6m B इंटू सिग्मा B। M मोमेंट है, B विड्थ ऑफ बेयरिंग प्लेट है, सिग्मा B बेयरिंग स्ट्रेस है। बेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है 185 Nm/mm², ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म कॉलम स्प्लाइसिंग पूरी तरह से। अब हम लोग सीखते हैं कॉलम बेस। तो कॉलम बेस पहले यहाँ देख लीजिए, कॉलम बेस 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है स्लैब बेस, दूसरा होता है गसेट बेस, तीसरा होता है ग्रिलेज बेस, ठीक। पहले हम आपको फिगर दिखाते हैं स्लैब बेस का, क्योंकि उतना बड़ा कलाकार हमें है नहीं कि हम बना दें, तो हम फिगर जो है जेरॉक्स करा कर रखें आप लोग के लिए। ये देखिए स्लैब बेस, नीचे कंक्रीट डाला हुआ है, उसके ऊपर एक स्टील का प्लेट है, बेस प्लेट दिख रहा होगा, ठीक है। फिर ये कॉलम खड़ा किया, उसके बाद इस एंगल के मदद से, ये एंगल कहलाता है क्लीट एंगल, इस क्लीट एंगल की मदद से इसको खड़ा कर दिया जोड़कर, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये प्लान है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं गसेट बेस। स्लैब बेस और गसेट बेस में एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है आपको फिगर दिखाने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए, बस इस गसेट प्लेट का अंतर, इसलिए इसका नाम गसेट प्लेट, गसेट बेस है, क्योंकि सबसे पहले इसमें बेस प्लेट, कंक्रीट स्लैब बनाया, बेस प्लेट डाला,
कंक्रीट ये कॉलम खड़ा किया। पिछले वाले में हम लोग कॉलम खड़ा करने के बाद सीधे क्लीट एंगल मार देते थे। इस बार क्लीट एंगल ना मार के पहले कसेट प्लेट लगाते हैं, फिर क्लीट एंगल लगाते हैं। यही अंतर है, ठीक है। अब बारी है ग्रिलेज फाउंडेशन को देखने, ग्रिलेज बेस को देखने का। तो ग्रिलेज बेस आपको हम एक दुग्गल की किताब से दिखाते हैं। DSS का बहुत स्टैंडर्ड किताब है दुग्गल। तो इसमें आ जाइए आप, इसमें ये देखिए ग्रिलेज बेस। ग्रिलेज बेस में आप देख सकते हैं कि कैसे अरेंजमेंट किया गया है, ढेर सारा आई सेक्शन का, ठीक है। ये ग्रिलेज बेस है। तो इसमें पूछेगा क्या, पहले तो ये जान लीजिए कि कहाँ किसका यूज़ होता है। स्लैब बेस यूज़ होता है आपका स्मॉल लोड्स के लिए, स्मॉल लोड, ये हैवी लोड और ये वेरी हैवी लोड, वेरी हैवी लोड, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा स्लैब बेस के बारे में। स्लैब बेस जो होता है, यानी कि जो ये बेस है, इसका थिकनेस कितना लेना है, ठीक है ना। ये स्लैब बेस अगर रेक्टेंगुलर हो तो थिकनेस कितना लेना है, ये स्लैब बेस जब स्क्वायर हो तब थिकनेस कितना लेना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर मिनिमम थिकनेस जो होता है स्लैब बेस का, मिनिमम इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब बेस होता है T=√3 ओमेगा सिग्मा बी सिग्मा बी छोटी ब्रैकेट a² - b²/4, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला, थोड़ा अगर गंदा लग रहा हो तो √3 ओमेगा सिग्मा बी a² - b²/4, फिर उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी है, प्रेशर इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। ए और बी समझ रहा हूँ, वो जो स्लैब बेस है उसका बड़ा वाला लेंथ जो डायमेंशन है वो ए है, छोटा वाला डायमेंशन बी है, ठीक है। एक को और ये हो गया रेक्टेंगुलर बेस का। स्क्वायर बेस का पूछे तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर बेस के लिए 3/4 √W/सिग्मा b/b-d। ये W लोड है यहाँ पे, वो ओमेगा था। तो इस तरह से कंप्रेशन मेंबर चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।